हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से है, न केवल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बल्कि ये टॉपिक आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, यानी अधिवास भूगोल से संबंधित भी टॉपिक है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी है और इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें देखने वाले हैं। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपका पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में, तो उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा। उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीका बता दूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया हूँ, और उसको सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है उसका सही आंसर, ठीक। और इसमें हमने समांतर माध्य को भी इंक्लूड कर रखा है, जिससे आपका समांतर माध्य और निकटतम पड़ोसी सूचकांक, ठीक, यानी अधिवासों के वितरण से संबंधित है, ये दोनों आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग टी स्क्वायर काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उसमें एनोवा टेस्ट, जिसे एफ टेस्ट भी कहा जाता है, उसका भी बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो यदि वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आज अभी थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज का पूरा डिटेल, ठीक, जो ज्योग्राफी के कंप्लीट यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें 10 टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक। उसका पूरा शेड्यूल अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो के माध्यम से और यूट्यूब पे ही यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि किस तरह से आपको टेस्ट और कितने बजे कराए जाएंगे और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है निकटतम पड़ोसी सूचकांक, यानी एनएनआई, यानी कि नियरेस्ट नेबर इंडेक्स। किसी भी केंद्र का उसके समीप वाले केंद्र से किसी भी दिशा में उसका क्या संबंध है, यानी कि कोई केंद्र है और इसका कोई समीप वाला केंद्र है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, उसका जो निकटतम केंद्र है वही उसका निकटतम पड़ोसी होता है। उसी के इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे गणना करते हैं और यही आपका निकटतम पड़ोसी कहलाता है। और जो ये पूरा सूचकांक होता है, संबंध होता है, ये आपका निकटतम पड़ोसी सूचकांक कहा जाता है। निकटतम पड़ोसी यानी नियरेस्ट नेबर की बात सबसे पहले किया था क्लार्क और इवांस ने 1954 में, जो वनस्पति शास्त्री हैं। बस्तियों के अंतराल के विचलन की दिशा को बताने में यह सहायक होता है। निकटतम पड़ोसी सूचकांक क्या करता है, ये बस्तियों के अंतराल में, मान लीजिए एक बस्ती यहाँ पे, एक बस्ती यहाँ पे, एक बस्ती यहाँ पे, एक बस्ती यहाँ पे, इसकी दिशा को बताने का ये काम करता है। यह विधि अवलोकित व आपेक्षिक अंतराल के बीच के संबंध को भी व्याख्या करती है। अवलोकित यानी कि ऑब्जर्व और अपेक्षित यानी कि एक्सपेक्टेड, ठीक। दोनों ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड दोनों के जो अंतराल हैं उनके बीच क्या रिलेशन है, इसका भी व्याख्या ये करती है। अपेक्षिक अंतराल एक अनियमित यानी रैंडम प्रतिदर्श की गहनता की जानकारी देता है, जबकि जो अवलोकित यानी ऑब्जर्व अंतराल यहाँ पे है वह क्या करता है कि सभी बिंदुओं और स्थानों के बीच की औसत दूरी को बताता है। यानी कि औसत दूरी की बात कौन करेगा, ऑब्जर्व, और रैंडम जो सैंपल है उसकी बात करेगा एक्सपेक्टेड। अधिवासों के वितरण प्रतिरूप को ज्ञात करने की विधि जो है भूगोल में सबसे पहले यदि उपयोग किया था 1960 में, तो एमएफ डेसी महोदय ने किया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि अधिवासों की वितरण प्रतिरूप ज्ञात करने की विधि किसकी है, तो ये एमएफ डेसी की विधि है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नियरेस्ट नेबर का जो फार्मूला है उसको देख लीजिए कि नियरेस्ट नेबर यानी एनएनआई का जो फार्मूला है, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है एनएनआई को, और आर इक्वल टू होता है आर ओ अपान आर ई, आर डैश आर ओ डैश अपान आर ई डैश होता है। आर ओ डैश क्या होता है, ये औसत अवलोकित दूरी यानी कि एवरेज ऑब्जर्व डिस्टेंस होता है, और जो आपका आर ई होता है ये क्या होता है कि एवरेज एक्सपेक्टेड डिस्टेंस, ठीक। जो बताया जा रहा है बस आपको केवल यही फोकस करके चलना, आगे हमें आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला मिल गया कि R इक्वल टू होता है आर ओ अपान आर ई, यानी ऑब्जर्व डिस्टेंस अपान एक्सपेक्टेड डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस है दोनों की। क्लियर, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग देखें तो जो आर ओ है ये क्या हो जाएगा,
अवलोक की दूरी ऑब्जेक्ट मान लीजिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसके बीच हम लोग दूरी माप लेंगे। एक्सपेक्टेड की बात करें तो एक्सपेक्टेड का जो फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेड इक्वल टू होता है, एक्सपेक्टेड डिस्टेंस बराबर होता है 1/2 अपान ये आपका इंटू √n/a। ठीक, यही वाला सेम चीज़ें। और इसको दूसरी तरह से इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1/2 है और अपान में ये √n/a है। तो ये r क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 √n/a। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा 0.5। और यहाँ पे ये आपका देखिए इंटू 1/√n a है। ठीक, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है √n/√a। ठीक, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब ये 1 है तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाता है जो नीचे वाला है। ठीक, ये इस तरह से होता है 1/2 है मान लीजिए /3 है, तो ये क्या होता है इसका 1 हो जाता है। तो ये जब हम लोग देखेंगे तो ये आपका इस तरह से ऊपर हो जाएगा 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 का गुणा हो जाता है 1/a मान के। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे। उसी तरह से आपका यहाँ पे a/n हुआ है, चाहे आप ये याद रखिए चाहे ये याद रखिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं। और आर जो औसत दूरी होगा सिग्मा d/n होता है, टोटल जो डिस्टेंस है उसका योग अपान जो नंबर ऑफ जो वहाँ पे अधिवासियों की संख्या है। ठीक, नंबर ऑफ सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये आपके सामने दिया गया है ये कोई एक स्पेशल एरिया है। अब देखिए इस एरिया को भी यदि आपको दिया है कि कितना एरिया तब तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को माप ले लीजिए और इसका भी माप ले लीजिए। अब देखिए ये क्या है, वर्गाकार में है आयताकार में है। यदि आयताकार एरिया में है तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे देखिए ये वाला आपका 5 है, ये आपका 6 है, तो 5 × 6 यानी 30। और ये पैमाना है कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 30 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो जाएगा 30 वर्ग किलोमीटर। ठीक, कितना हुआ 30 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक अधिवास ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 अधिवास हमारे पास दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब यहाँ से क्या करना है एक, अब देखिए यहीं से आपको क्या करना है, निकटतम जो दूरी है यहीं से आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए 2 के निकटतम कौन आएगा, 1 आ जाएगा। 3 के निकटतम ये लगभग आपको बराबर लग रहे हैं लेकिन ये नहीं है, तो 3 के निकटतम जैसे आपका यहाँ पे 2 के 1 के निकटतम कौन है, 2 है दूसरा अधिवास, और 2 के निकटतम आपका तीसरा अधिवास है। इससे कम दूरी इसके बीच है। ठीक, यहाँ पे आपको लगभग सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप 1 2 3 4, अब समझ में आई बात कि 1 का जो निकटतम यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का निकटतम क्या है 3 है, 3 का निकटतम 4 हो जाएगा। ठीक, और 4 का निकटतम क्या होगा, 4 का निकटतम भी यहाँ पे 3 ही होगा, क्योंकि 5 में आएंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा 4 का 2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे निकटतम की बात करें तो 4 का निकटतम 3 हो जाएगा। 5 का निकटतम कौन है 6 है। ठीक, 6 का निकटतम कौन है, यहाँ पे आपका 7 है, तो 6 का निकटतम यहाँ से 7 हो जाए, दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक, और 7 का निकटतम क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, तो इतनी दूर है, 6 आपका इतना ही दूरी पे है, तो 7 का निकटतम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिमाग में नहीं लेके चलना है कि एक दूसरे का निकटतम दूसरा नहीं हो सकता। ये मान लीजिए ये आपका दे कोई 4 है, समझिएगा आराम से, ये आपका 3 है। ठीक, और यहाँ पे दे 2 है। अब यहाँ से देखिए यहाँ 1 दे 1 का निकटतम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के निकट तो 4 ही है, अब 4 के निकट आपका 3 है। ठीक, अब लेकिन यहाँ से यदि पूछे कि 3 का निकट क्या है, तो 4 का 3 है निकटतम, लेकिन इधर देखिए इधर कोई पॉइंट है नहीं है, तो 3 का निकटतम भी आपका 4 हो जाएगा, ये वाला दूर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, अब यहीं से 4 का निकटतम क्या हो गया
ये आपका 3 का निकटतम 4 हो गया, तो ये इसकी अपेक्षा ज़्यादा दूरी पे है, तो 2 का निकटतम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो 2 और 4 के बीच जो डिस्टेंस है ये आपका इनके बीच काउंट करके लिखा जाएगा। समझ में आई बात। चलिए, इसको निकालने के लिए 2 मेथड हैं। एक पहला मेथड ये है कि आपको क्या करना है कि केंद्र दूरी क्रम, तो जितना क्रम है 9, ठीक, केंद्र कौन कौन से इसके बीच बनेंगे, 1 और 2, तो दोनों के बीच की दूरी आपने मापा, यहाँ पे माप के पहले से ही रखा गया है। 1 और 2 के बीच की दूरी आप स्केल से मापेंगे, ये 0.5 हो जाएगा। 2 और 3 0.4 है, 3 और 4 0.3 है, फिर वही आपका 4 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है देखिए, वैसे तो सही चीज़ें यहाँ पे आपका 4 और 3 होना चाहिए, 5 6 है, ठीक, 6 7 है, 7 8 नहीं बल्कि 7 6 होगा, नीचे 9 8 और 8 9, ये सही है, ठीक। ये तरीका आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। चलिए दूसरे पे आते हैं, ये आसान सा है और इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इस विधि में क्या होगा, जितने अधिवास है पहले उन अधिवासों का नंबर लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद आते हैं 1 नंबर के अधिवास के पास। तो 1 नंबर का जो निकटतम पड़ोसी कौन है, 2 हो गया, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो नंबर के अधिवास को लेते हैं, इसका निकटतम कौन है, 3 है, तो ये 0.40 हो गया। 3 नंबर के अधिवास की बात करें तो 3 का अधिवास का निकटतम 4 हो गया, ठीक। तो 3 और 4 के बीच की दूरी 0.30 है। ये देखिए माप के लिखा गया है, ये नहीं कि आपका यहाँ पे लिखा पाएगा। यहाँ से देखिए 1 और 2 की आप फिट से नापेंगे, स्केल से नापेंगे इसकी माप, तो ये आपका 0.5 हो गया। 2 और 3 0.4 हो गया, 3 और 4 0.3 हो गया, ठीक। अब जो फ़ोन नंबर का अधिवास है इसका निकटतम क्या हो जाएगा, इसका भी आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर के अधिवास का भी निकटतम यहाँ पे 3 है, तो इसका भी आपका 0.30 ही होगा। अब 5 नंबर का जो निकटतम है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 0.3 ये भी मापने पे 0.3 ही आएगा, 5 और 6 का ये, ठीक, इन दोनों के बीच। उसके बाद 6 का निकटतम 7 हो गया, तो 6 का निकटतम जो यहाँ पे आपका दिया गया है, 6 का निकटतम यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 0.2 है। 7 का निकटतम क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिए 7 का सबसे निकटतम 6 ही होगा, तो 7 का भी 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का निकटतम, 8 का देखिए यहाँ पे 9 होगा, 7 तो दूर हो जाएगा, 8 का निकटतम 9 हो जाएगा, और 9 का क्या होगा, 8 हो जाएगा, एक दूसरे की हो रही है आपस में, ठीक। 8 का 9 हो जाएगा 0.4, 9 का 8 हो जाएगा, ये भी 0.4। अब क्या करना है आपको कि इसका समेशन ले लेना है, सबका सिग्मा, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने पे आएगा ये 3.00 यानी कि 3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। ये आपका 0.5 सेंटीमीटर में है, और ये पूरा जोड़ेंगे तो ये 300 आएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में है, ठीक। तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है पैमाने के अकॉर्डिंग, तो 3 सेंटीमीटर लिखिए चाहे 3 किलोमीटर लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब आपके पास निकल गया सिग्मा डी और सिग्मा और एन, यानी कि जो अधिवासों की संख्या एन आपका 9 है। अब पहले हमको निकालना है आर ओ, यानी कि ऑब्जर्व जो डिस्टेंस है। ऑब्जर्व डिस्टेंस इक्वल टू होता है सिग्मा डी अपान एन। सिग्मा डी यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 हो गया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेटलमेंट 9 है, ठीक। 3/9 यानी कि 3 त्रिका 9, ये 1/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.333 ... ठीक, इतना किलोमीटर। अब हमको क्या निकालना है, आर ई का मान, यानी एक्सपेक्टेड जो डिस्टेंस है। एक्सपेक्टेड डिस्टेंस बराबर होता है 1/2 या 0.5 इंटू √a/n। समझ में आई बात। दूसरा वाला हमने लिया है, अब यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, इंटू ए का मान क्या है, क्षेत्रफल आपने कितना निकाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया हमने निकाला 30, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमने किया है, एरिया हमने निकाला 30, ठीक। एन का मान यानी नंबर ऑफ सेटलमेंट 9 है, 30/9, इसको डिवाइड करेंगे 3.33 आएगा √ में, ठीक। √3.33 का वर्गमूल लिया गया 1.8 आएगा, ठीक, 1.825 इस तरह से आएगा, तो ये 0.5 इंटू 1.82, ठीक। इसको आपस में गुणा करने पर ये आपका हो जाएगा
0.92 प्राप्त होगा। किसका मान? आर ई का मान। आर ओ आपका मिल गया 0.33। तो जो आपका निकटतम पड़ोसी सूचकांक आर बराबर होता है आर ओ अपान आर ई। ठीक, आर ओ क्या है? 0.33 है, तो अपान ये आपका 0.92 है। इनको दोनों को भाग दे दीजिए, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, पॉइंट से 33 में 92 का भाग देने पे आएगा 0.36। अब जो 0.36 ये आर्यन भी है, आर्यन ही है। देखिए जो निकटतम पड़ोसी सूचकांक है, चाहे आर से प्रदर्शित कीजिए या आर्यन भी कहीं कहीं मिलेगा, तो आपको समझ जाना है। आर्यन की वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट आप निकटतम पड़ोसी सूचकांक पे जाएंगे। ठीक, अब आर्यन की तालिका है कि जितना नंबर आए उसी हिसाब से आपको यहाँ पे करना है कि अधिवास क्या है, गुच्छित है या किस तरह से है, सब आपका यहीं से पता चल जाएगा। यदि आर्यन का जो वैल्यू है 0 से लेके 0.09 के बीच है, तो ये मानिए कि वह आपका शून्य के ऑलमोस्ट है और वो क्या है, पूर्ण रूप से क्लस्टर्ड है। जो अधिवास है पूर्ण रूप से गुच्छित है। यदि इसका मान 0.1 से 0.5 के बीच है तो मानिए ये आपका उच्च संकेंद्रण है। यदि 0.5 से 0.99 तो आए तो गुच्छेदार क्रम में है। यदि 1.0 से ठीक 1 यानी कि 1 से लेके 1.1 आए तो दैवी प्रतिरूप है, दैव प्रतिरूप। 1.2 से 1.49 आए तो आपका उपागमी प्रतिरूप है। यदि 1.5 से 2.14 आए तो परिक्षेपित है। ठीक, यदि इसे आपका एक आए तो ये दैव प्रतिरूप या यादृच्छिक प्रतिरूप भी कहा जाता है। यदि आपका 2.14 से 2.15 यानी कि 2.15 के बीच रहे तो इसका मतलब ये पूर्ण खटकोणी या पूर्ण नियमित प्रतिरूप है। क्या है? पूर्ण नियमित प्रतिरूप है। ठीक, अब देखिए एनएनआर की कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि नियरेस्ट नेबर एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं कि यह क्या होता है। इसमें जो बिंदु का चयन होता है वो आपका वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। सूचकांकों में जो प्रकीर्ण होता है ये वितरण प्रतिरूप का ही प्रतीक होता है। यह विधि एक नाभिक या बहुनाभिक के बीच जो अंतर है उसको स्पष्ट नहीं कर पाती है, ये इसकी कमियां रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका पूछा गया जिसमें देखिए दिया है ना आर्यन वैल्यू, आर्यन मूल्य है। अभी हमने बताया आपका आर या आर्यन एक ही है आपका यहाँ पे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स करेक्ट आर्यन वैल्यू ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 सेटलमेंट ऑफ एन एरिया जेंटल टोपोग्राफी। यहाँ पे देखिए एरिया भी दिया गया है और ये कौन सा, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका 7 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35। क्या हो गया? 35, क्षेत्रफल 35 हो गया। यहाँ पे इन्होंने माप के भी शब्द दिया है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी हो गया, डी ई एफ। ठीक, ए और बी 1 किलोमीटर है, ये बी और सी 1.5 है, ये आपका 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर। अब देखिए ये आपको करना है, अब मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 सेटलमेंट हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से दूसरे में क्या करना है, सबसे निकटतम जो बिंदु है, तो 1 का निकटतम बिंदु यहाँ पे क्या हो गया 2 नंबर पे है, तो 2 हो गया। 2 का निकटतम यहाँ पे क्या है 3 है, तो 2 का 3 हो गया। ठीक, 3 का निकटतम यहीं पे देख लीजिए, 3 का निकटतम भी आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 4 आ गया, तो 4 के निकटतम में 5 है। ठीक, 5 के निकटतम में आपका 6 है, सॉरी 5 के निकटतम में आपका 4 है। यहाँ पे देखिए 1 ही किलोमीटर की बात तो कर रहा है। ये आपका 1 2 3 4 5 6, 5 के निकटतम में 4 है, 1 किलोमीटर है। 6 आपका 2 किलोमीटर पे है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, उसके बाद 6 तक हो गया। फिर 6 का निकटतम क्या है, तो 6 का निकटतम यहाँ से यदि आप देखें तो इनके बीच ये लगभग आपका ज़्यादा है, ये आपका कम है, तो आपको क्या करना है 6 का निकटतम यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस डिस्टेंस को माप लेना है, दोनों के डिस्टेंस को माप लेना है। ठीक, जब आपके पेपर में आएगा जिस तरह से आएगा, हालांकि आपको जब ऑनलाइन पेपर होगा वहाँ पे मापने का तो जगह मिलेगा नहीं, तो आप इसकी दूरी को भूल जाइए। ठीक, अब ये समझिए कि इसका निकटतम यही होगा। यहाँ पे इसने ये लगा रखा है, देखिए एरो। ठीक, यानी कि 6 जो है 6 का निकटतम आपका 5 ही होगा। 5 का निकटतम आपका एरो से समझिएगा,
देखिए एरो जो दिया एक दिया है, जैसे मान लीजिए 5 है, ये 4 है, यहाँ से एरो इधर है तो 5 का निकटतम 4 हो गया। ठीक, दोनों तरफ एरो दिया है तो 5 का निकटतम 4 है और 4 का निकटतम 5 है। इसका मतलब ये समझिएगा दोनों तरफ एरो का, एक तरफ एरो है 6 है, ये 5 है, यानी 5 का निकटतम क्या हो गया, इधर दोनों तरफ है 4 के, तो ये 4 का निकटतम 5 हो गया, 5 का निकटतम 4 हो गया और 5 का निकटतम 4 हो गया। ठीक, 6 का निकटतम क्या हो जाएगा, इधर एरो आपका एक तरफ है तो 6 का निकटतम आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसी तरह से 2 नंबर है, 3 नंबर है तो 2 का निकटतम 3 हो जाएगा, 3 का निकटतम 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पे 1 और 1 2, 1 2 के बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है, तो 1 का निकटतम 2 हो जाएगा। ठीक, और 2 का निकटतम 2 और 3 के बीच की दूरी 1.5 है, तो ये नहीं बल्कि 2 का निकटतम 1 होगा। ठीक, 2 का निकटतम 1 हो जाएगा। 3 का निकटतम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 का निकटतम आपका 2 हो जाएगा। ठीक, 3 का निकटतम जो है यहाँ से 3 का निकटतम आपका 2 हो जाएगा, 1.5, 3 का 2 हो गया। ठीक, उसके बाद 4 का निकटतम 4 5 है, 4 का निकटतम आपका 5 हो जाएगा, 5 का निकटतम 4 हो जाएगा, 6 का निकटतम 5 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है सभी को जोड़ लेना है। ठीक, सभी को जोड़ लेना, 1 1 + 5 + 1 प्लस आपका 2 प्लस, और ये इधर जाएगा तो पूरा आपको साड़ी बना के, जैसे ये हमने साड़ी दिखाया है एकदम सेम साड़ी आपको यही बनानी है, बस आपको अंतर क्या रखना है, केवल 6 तक ही करना है। ठीक, वहाँ पे आपने देखा 1 का निकटतम 2, 2 का निकटतम 1 है, फिर 3 का निकटतम 2 है, 4 का निकटतम 5 है, 5 का निकटतम 4 है, 6 का निकटतम 5 है। ठीक, अब इनके बीच की दूरी ये आपका 1 है, 2 और 1 ये भी 1 है, 3 और 2 ये 1.5 है। ठीक, उसके बाद 4 और 5 का 1 है, 5 और 4 का ये भी 1 है, 6 और 5 का 2 है। टोटल जोड़ लीजिए 3 3 1 4 4 2 6 1 7 7.5, ये आ गया सिग्मा डी। सिग्मा डी अपान एन 7.5/6 = हो जाएगा RO का मान। ठीक, RO के मान से आपको RE का मान निकल जाएगा। क्षेत्रफल कितना आया, 35 है यहाँ पे। ठीक, इतना हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है इसको सॉल्व करने की। ठीक, चलिए दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 6 पूर्णांकों वाले एक्स सीरीज के आवृत्त वितरण में x1 का मान नहीं दिया गया है, x बार माध्य की गणना के मापदंड के रूप में सिग्मा fx बराबर है 370। नहीं दिए गए x1 की आवृत्ति को छोड़कर ये f1 10 सेंटीमीटर है, सिग्मा f आपका 58 है। ठीक, x का मान दिया गया है 7.586। x1 अप्राप्त है, अप्राप्त के लिए निम्न में से कौन सा पूर्णांक लगभग सही होगा। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है कि कौन सा लगभग सही होगा, आपको एकदम सही की बात नहीं करनी है, ऑलमोस्ट आ जाए छोड़ दीजिए। ठीक, ऑलमोस्ट आ जाए तो छोड़ दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो माध्य होता है, माध्य का फार्मूला हमने बताया था जब आपका विचलन पढ़ा रहे थे, तो सिग्मा fx अपान सिग्मा f। fx का मान हमको क्या दे रखा है, माध्य हमारा दिया है 7.586। ठीक, x बार जो है ये आपका माध्य है, बराबर सिग्मा fx कितना है 370, और कितना दिया है प्लस आपका यहाँ पे 10 भी दिया है, तो ये आपका 10x हो जाएगा। ठीक, xi का ही तो मान निकालना है हम लोगों को। xi यहाँ पे देखिए ये दिया है विच। ठीक, अपान सिग्मा f कितना है, सिग्मा f आपका 58 है, यहाँ पे देखिए SF 58 है, बटे 58 कर दीजिए। अब आइए यहाँ पे हम आपको बताते हैं 7.58 = 370 + 10x अपान 58। ठीक, तो ये इसका इधर गुणा हो जाएगा 7.58 × 58। ठीक, बराबर 370 + 10x। ठीक, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इधर क्या होगा, गुणा करके 370 से घटाना है। ठीक, तो ये आ जाएगा टोटल आपका,
और डिवाइड बाई 10 भी करना है। तो यहाँ से आपका कितना था 370 प्लस 10x बराबर 7.58 गुणे 58। ठीक, यहाँ से आपका 10x बराबर हो जाएगा 7.58 गुणे 58 अपान 370। ठीक, x की वैल्यू हो जाएगी 7.58 इंटू 58 अपान 370 इंटू 10। ठीक, इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 6.99 और निकटतम वैल्यू हो जाएगी x 7 की। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा तो 7 इज़ राइट आंसर। अगला है केंद्र ए पर तापमान संबंधी आंकड़े दर्ज किए गए हैं और यहाँ पे क्या करना है माध्य मासिक तापमान को निकालना है। अब इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो परास आपका इस तरह दिया रहे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि ये क्या क्या दिया है, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ तक हुआ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका तापमान दिया है, तापमान का जो रेंज ऑफ टेम्परेचर दिया है और इधर आपका दिनों की संख्या दिया है, 6 है, 20 है, 5 है। तो दिनों की संख्या को यहाँ पे एफ, ठीक, एफ से डिनोट किया जाए। और ये आपका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है तो जो इसका माध्य है यानी समांतर माध्य की निकालना है हम लोगों को। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक मध्य पद निकालना होगा। मध्य पद के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो ये दिया गया है 10 और 20 इसको जोड़ के 2 से भाग देना है। ठीक, मध्य पद निकल आएगा। तो 10 और 20 कितना होता है 30, 30/2 यानी कि 15। इसका हो गया मध्य पद 15। 20 और 30 हो गया 50, 50 का आधा हो गया 25/2 यानी कि 50/2 25 हो जाएगा मध्य पद इसका। 40, 30, 70 होता है, 70 का मध्य पद आपका 35 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ 35। अब एफ आपका दिया गया है तो यहाँ से हम लोग सिग्मा एफ निकाल लें, 20 से 26 5 31, सिग्मा एफ आपका 31 आ गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एफ एक्स निकालना है हम लोगों को। क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। ठीक, एफ एक्स निकालना है और यहाँ पे माध्य पद हमको मिला, इसका 15 मिला, इसका 25 मिला, इसका 35 मिला। तो 15 छक्का 90 हो गया ये। और 25 और 20 में क्या हो गया गुणा करने पे, ये आपका 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। ठीक, 35 और 5 का तो 35 पच्चे क्या हो जाएगा, 35 पच्चे आपका 175 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। इधर 90 है, 500 है, 590 हो गया, 590 में 175 जोड़ लीजिए तो ये आपका 175 हो जाएगा 765। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स 765, सिग्मा एफ आपका निकल गया 31 इसको जोड़ने पे। ठीक, अब माध्य का जो फार्मूला है समांतर माध्य का उसको पुटअप कर दीजिए यहाँ पे। एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ बराबर 765/31। ठीक, काटने पे ये आ जाएगा आपका 24.68 डिग्री सेंटीग्रेड। 68 है, 5 रहे या 5 से अधिक रहे तो उसको निकटतम में 1 लिखा जा सकता है। तो 24.68 है तो इसे 25 लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25। तो ये तो हो गया जो साड़ी वाले टाइप के इस तरह से वर्ग अंतराल टाइप के दिए हैं तब उसका समांतर माध्य। यदि आपको नॉर्मल दे दिया 1, 5, 7, 9, 13 अब बोले कि इसका समांतर माध्य निकालिए तो इसका समांतर माध्य बराबर हो जाता है पदों का योग। ठीक, 1 प्लस, ठीक, टोटल का योग बटे इनकी संख्या 3, 3 2 5 है संख्या। तो निकाल लीजिए, 5 1 6, 7 6 13, 13 9, 9 3 12 हो गया, 13 9 22, 22 3 25 10 35/5। माध्य का आपका हो जाएगा 5 7 35, टोटल ये 7। समांतर माध्य आपका माध्य पद 7 आ जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे जो है आपको टी स्क्वायर, काई स्क्वायर और एनोवा टेस्ट जो नेक्स्ट डे आपको
बताया जाएगा। और जो दिसंबर का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा प्रॉपर, ठीक, जब से चालू होना है, कब से स्टार्ट होगी बैच। और टेस्ट सीरीज का थोड़ी देर में अपडेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।